दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से रूपल टाइगर, जो कि नेपाल में रूपल गांव की मैन ईटर टाइगर थी, रूपल मैन ईटर, उसे वहां के लोगों ने मिलके एक बीट ऑर्गेनाइज करके खदेड़ दिया था इंडिया की तरफ। यानी शारदा रिवर क्रॉस करके अब वो आ गई थी कुमाऊं में, और जिसको जाना जाता था रूपल मैन ईटर के नाम से, अब उसको जाना जाएगा चंपावत मैन ईटर के नाम से, जो कि इंडिया की पहली वेल नोन मैन ईटर टाइगर थी। अब इसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। अब नेपाल का जो डंडलडूरा है, उससे पश्चिम दिशा की तरफ करीब 100 मील की दूरी पर एक टाउन है कुमाऊं में, जिसका नाम है नैनीताल। और ब्रिटिश राज में नैनीताल यूनाइटेड प्रोविंस की समर कैपिटल थी। ब्रिटिश राज पीरियड में हर जगह दो कैपिटल्स यूज होती थी, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। तो वो जगह जो गर्म जगह होती थी, उसके बदले में एक ठंडी जगह पे वो कैपिटल बनाते थे, गर्मी के 2-3 महीने काम करने के लिए। और जो देश की राजधानी थी वो थी दिल्ली। उसमें भी ऐसा ही होता था। जिस टाइम पे विंटर्स के महीने होते थे, कैपिटल थी दिल्ली, लेकिन जब गर्मी में लू चलती थी, राजस्थान की गर्म हवाएं दिल्ली की तरफ आती थी, तो अंग्रेजों की कैपिटल पहुंच जाती थी शिमला। यही हाल था यूनाइटेड प्रोविंस का, क्योंकि अवध में पड़ने वाला लखनऊ यूनाइटेड प्रोविंस का हेडक्वार्टर था, यानी कि राजधानी थी, लेकिन सिर्फ विंटर्स के लिए। गर्मी के लिए नैनीताल राजधानी बन जाती थी। अब पीटर बर्न बोलते हैं कि नैनीताल का मतलब होता है बेबी लेक, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड होता है नैनी, जो बच्चे को संभालने के लिए नैनी रखी जाती है, उससे रिलेट इन्होंने किया है कि नैनीताल का मतलब है नैनी एंड लेक, लेकिन ये गलत है। नैनी लेक, नैनीताल का मतलब नैना देवी से रिलेटेड है, जो कि आंख के आकार की झील है। अगर आप ऊपर सैटेलाइट या ड्रोन इमेज देखते हैं, तो जिस तरह से एक आंख का आकार होता है, वैसी लेक है। नैनी लेक का नाम नैना देवी से है। यहां इन्होंने डिफाइन किया है कि नैनी लेक मतलब बेबी लेक। अब इस नैनीताल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। आयरिश ओरिजिन के माता पिता थे, जिनका की नाम था, पिताजी का नाम था क्रिस्टोफर विलियम और माताजी का नाम था मैरी जेन कॉर्बेट। और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, और समय के साथ उसे लोग जानने लगे जिम कॉर्बेट के नाम से। अब जिम कॉर्बेट का परिवार डबलिन से आया था, आयरलैंड से। 1796 में जिम कॉर्बेट के दादाजी जोसेफ कॉर्बेट आयरलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, तो 18 साल की उम्र में उन्होंने आयरलैंड छोड़ दिया। उनकी पत्नी का नाम था हैरियट, यानी कि जिम कॉर्बेट की दादी, और वो लोग आ गए इंडिया। अब जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन 16 साल बाद उनका देहांत हो गया। 34 साल की उम्र में वो चले गए 7 बच्चों को छोड़ के। अब जोसेफ कॉर्बेट, जो कि जिम कॉर्बेट के दादाजी थे, उन 7 बच्चों में से एक थे। अब जोसेफ कॉर्बेट बड़े हुए तो उनकी शादी हुई मैरी एन मोरो से, जो कि लंडौर मसूरी के पास की रहने वाली थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। तो जोसेफ कॉर्बेट ने दूसरी शादी करी। अब जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की, उनका नाम था मैरी जेन डोयाल, जो कि कलकत्ता की रहने वाली थी और एक विडो थी। उनकी पिछली शादी से उनके 3 बच्चे थे। 1862 में ये लोग नैनीताल आ गए, और यहां पर 1875 में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट नैनीताल में ही स्कूल गए, और जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने इंडियन रेलवे में अप्लाई किया और उनको नौकरी मिल गई। जब वो टेम्परेरी नौकरी समाप्त हुई तो जिम कॉर्बेट ने शिपिंग इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली मोका में घाट में। यह जगह 25 मील की दूरी पर थी पटना से, और था गंगा का किनारा, और यह नेपाल से कोई बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था।
जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया इस जगह के बारे में डिटेल बताती है। दोस्तों, इस बारे में हमने स्टोरी की हुई है, प्लेलिस्ट में आपको माई इंडिया की पूरी सीरीज मिल जाएगी। और दोस्तों, जिस तरह से जिम कॉर्बेट के परिवार का था, वैसे ही इस बुक के राइटर पीटर बर्न के साथ भी था। उनके भी दादाजी आयरलैंड में पैदा हुए थे और 18 साल की उम्र में इंडिया आ गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर जिम कॉर्बेट का परिचय हो गया, एक बच्चा जिसने जन्म लिया और जो नौकरी करने आया। अब वो रूपल मैन ईटर जो कि चंपावत आ गई थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चंपावत एक छोटी सी नगरी थी कुमाऊं के हिल्स में, जो करीब 20 मील पश्चिम दिशा की तरफ थी नेपाल बॉर्डर से। अब ये छोटा सा जो नगर था, एक सड़क के किनारे बसा हुआ था। एक एंड से दूसरे एंड पे आप चलते जाइए, लेफ्ट और राइट में सड़क है, अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कुमाऊं और गढ़वाल में रोड का नेटवर्क बिछा दिया था, तो यहां पर ट्रक और बस भी आते थे। अब चंपावत टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने वाली रोड पर था। अब एक छोटी सी पहाड़ी पर एक डाक बंगला है, जिसमें जिम कॉर्बेट ने अपना समय बिताया था जब वो चंपावत मैन ईटर को मारने आए थे। आज भी वो बंगलो, डाक बंगलो, अपनी पुरानी यादों को समेटे हुए है। जिस टाइम पर जिम कॉर्बेट मैन ईटर को यहां मारने आए थे, तब एक छोटा सा गांव था चंपावत, और उसमें बना हुआ था डाक बंगलो। आज चंपावत एक नगर बन चुका है। अब पीटर बताते हैं कि अपने दोस्त के साथ शिकार कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम था साइमन बिदुल्फ। ये दोनों लोग जलडाका नदी के किनारे टी प्लांटर्स थे जब इन्होंने पहली बार सुना जिम कॉर्बेट के बारे में। बात 1948 की है। साइमन बॉनफायर पर बैठ के बहुत ही अच्छी कहानियां सुनाने के लिए जाना जाता था, वाइल्ड लाइफ और शिकार कहानियां। और पीटर और साइमन दोनों एमेच्योर गेम हंटर्स यानी कि शिकारी थे, और ये लोग नॉर्थ बंगाल के फॉरेस्ट में शिकार करने के मजे लूटते थे, क्योंकि इन्हें शिकार करने में आनंद आता था। अब क्योंकि इन्हें शिकार करना पसंद था, तो उससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ना, बुक्स पढ़ना भी इन्हें पसंद था, और उसी सिलसिले में इन्होंने पढ़ी जिम कॉर्बेट की बुक्स। अब उन बुक्स को पढ़ते थे, आपस में चर्चा करते थे, और उन्हीं बुक्स के बारे में डिस्कशन करते थे। और अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में जिम कॉर्बेट ने जिक्र किया है चंपावत मैन ईटर का, कि उस वक्त वो शिकार कर रहे थे यूपी के मैलानी में। मैलानी नेपाल बॉर्डर के पास में ही था, और पीटर बताते हैं कि मैलानी इनका भी आना जाना था अपने दौर में। और मैलानी वही जगह है जहां पर एक दूसरी मैन ईटर गिरवा कोरियाला के ऊपर ट्रेन चढ़ गई थी। वो किस्सा पीटर ने अपनी दूसरी बुक में सुनाया है। अब जिम कॉर्बेट मैलानी में थे अपने फ्रेंड एडी के साथ, जब उन्हें पहली बार खबर मिली थी मैन ईटर ऑफ चंपावत के बारे में। वो साल था 1907, और एडी के लिए भी जिम कॉर्बेट वही बोलते थे कि बहुत अच्छी शिकार कहानियां सुनाते थे बॉन फायर पर बैठ के। जिम कॉर्बेट ने चंपावत मैन ईटर के बारे में करीब 1907 यानी 1907 में सुना था, और शायद ही कुमाऊं का कोई भी निवासी या कोई भी गांव वाला ऐसा रहा होगा जिसने उस चंपावत मैन ईटर के बारे में ना सुना हो। लेकिन जब जिम कॉर्बेट उसके पीछे गए, तब उसका नाम पड़ा मैन ईटर ऑफ चंपावत। हालांकि तब तक वो इंडिया और नेपाल में करीब 400 लोगों को मार चुकी थी। अब जिम कॉर्बेट को उस वक्त ये बात पता थी कि नहीं, ये नहीं मालूम कि ये 400 लोगों को मार चुकी है। लेकिन जिम कॉर्बेट को चंपावत मैन ईटर के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया था बर्थौड़ ने, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर थे नैनीताल के, और जिम कॉर्बेट के फ्रेंड थे। अब क्योंकि बर्थौड़ जिम कॉर्बेट के फ्रेंड थे, तो कॉर्बेट बड़े फ्री थे, किसी तरह का हेजिटेशन नहीं था, किसी तरह का संकोच नहीं था। तो जब बर्थौड़ ने पूछा तुम जाओगे, उसको मारोगे, इन्होंने कहा हाँ मारूंगा, बस अगला शिकार जब वो करे, किसी इंसान को मारे, तो मुझे खबर दे देना। बस कॉर्बेट ने ये बोला कि उस इलाके में जितने शिकारी काम कर रहे हैं उन्हें वहां से बाहर कर देना। अब पीटर बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट को
मेरी तरह ही फोबिया था कि कहीं किसी दूसरे शिकारी की गोली न लग जाए उन्हें। दोस्तों, इस बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में भी बताया है कि जब दूसरा शिकारी भी वहां काम कर रहा होता है तो होता क्या है, ये लोग आहट पर गोली मारते हैं। कई बार आहट किसी दूसरे इंसान की होती है और दूसरा आदमी गोली चला देता है। इसलिए जिम कॉर्बेट कभी नहीं चाहते थे कि एक इलाके में दो शिकारी एक ही टाइम पर काम करें। एक हफ्ते बाद हरकारे यानी डार्क रनर खबर लेके आए कि एक औरत को पाली के पास में मैन ईटर ऑफ चंपावत ने मार दिया है। जिम कॉर्बेट का सामान रेडी था। अपने साथ 6 पोर्टर लेके जिम कॉर्बेट चल पड़े मुकाबला करने मैन ईटर ऑफ चंपावत से। कॉर्बेट ने पुराना वाला रास्ता लिया जो कि नैनीताल से पूर्व दिशा की तरफ से जाता था। 17 माइल्स एक दिन में कवर किए और पहुंच गए एक गांव जिसका नाम था धारी। जिम कॉर्बेट एक अच्छे वॉकर थे। 17 माइल्स चलने के बाद भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई लंबी दूरी तय की है। और यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि पूरा कुमाऊं पहाड़ी एरिया है, प्लेन्स नहीं है। और वो हिल्स जो 4000 से 6000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है, बहुत सारे देशों में माउंटेन्स कहलाते हैं। और इन हिल्स पर वॉक करना मुश्किल होता है क्योंकि सीधे सीधे रास्ते नहीं चलते। कई बार नीचे जाना होता है, कई बार ऊपर चढ़ना होता है। अगले दिन मोरनौला को क्रॉस करते हुए जिम कॉर्बेट पहुंच गए देवीधुरा। और जब उस औरत को मैन ईटर ऑफ चंपावत ने मारा था, उसके 5वें दिन जिम कॉर्बेट पहुंचे पाली। पूरा का पूरा गांव दहशत में था। और जैसे ही वहां पहुंचे, कॉर्बेट को बताया गया कि मैन ईटर अभी इलाके में ही गश्त लगा रही है। यह सुनना था, कॉर्बेट तैयार हो गए उससे मुकाबला करने के लिए। अब जिम कॉर्बेट और उनके साथियों ने गांव के एक घर में अपना डेरा डाल दिया और उसके बाद जिम कॉर्बेट निकल पड़े अकेले ही। और उसके बाद कॉर्बेट ने एक ऐसी हरकत की जिसे कि दुनिया कहेगी बेवकूफी से भरी हुई हरकत। और वो ये थी कि पूरी रात उन्होंने खुले में गुजारी, जमीन पर बैठ के मैन ईटर का इंतजार करते हुए, इस उम्मीद में कि मैन ईटर उनके पास आएगी और बोलेगी मुझे गोली मारो ना। और वो मैन ईटर कौन? जिसने 400 इंसानों को मारा है, जो कि इंसानों को अच्छी तरह से समझती है। अब जिम कॉर्बेट की जो लिखावट है, जो बुक में उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ के ये मालूम चलता है कि भले ही जिम कॉर्बेट बहुत ही अच्छे शिकारी रहे हों, लेकिन जहां तक मैन ईटर का सवाल है, उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। वो एकदम अनाड़ी थे मैन ईटर के मामले में। और उन्हें मैन ईटर का बेसिक फॉर्मूला या सिद्धांत नहीं पता था। और वो ये था कि जिसको तुम मारने जा रहे हो वो भी तुम्हें ही मारने आ रहा है। अब अगर दिन की बात हो, आप जमीन पर बैठे हो, मैन ईटर के आने की संभावना हो, आपके पास अच्छी गन हो, आप एक अच्छे शिकारी हो, आपका निशाना भी अचूक हो, तो एक बार 2-2 हाथ करने की बात समझ में आती है। जब रात का मामला हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो, टाइगर को आपसे 20 गुना ज्यादा दिखता हो, सुनने की पावर भी आपसे ज्यादा हो, सूंघने की पावर भी ऑलमोस्ट आपसे ज्यादा हो, ऐसे में रात में जमीन पर बैठना कैसी समझदारी है। और जैसे ही बिग कैट पास में आती, उसे देखकर और सुनकर जिम कॉर्बेट की प्रेजेंस पता लग जाती। ऐसे में कॉर्बेट के जीतने की संभावना ना के बराबर थी। और जैसे ही कॉर्बेट की प्रेजेंस के बारे में टाइग्रेस को मालूम चलता, वो पिन पॉइंट कर लेती। उसके बाद वो देख सकती थी, क्योंकि देखने की पावर जबरदस्त है। सुन सकती थी, एक एक आवाज जो कॉर्बेट करते उस पर उसका फोकस होता। और उसके बाद वो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरी तेजी से कॉर्बेट के ऊपर हमला करती। इतनी तेजी से कि जब तक कॉर्बेट का हाथ उनकी राइफल पर जाता, उस टाइग्रेस के दांत कॉर्बेट की गर्दन पर होते। तो पीटर का कहना है कि मेरा यह मानना है कि मैन ईटर टाइगर या मैन ईटर लेपर्ड के लिए रात में
दिन में बैठना आत्महत्या करने के बराबर है। अब पीटर का कहना है क्योंकि कॉर्बेट के पास शिकार करने का बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस था, तो इसलिए क्योंकि उन्हें मैन ईटर के तौर तरीकों का नॉलेज नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट ओवर कॉन्फिडेंट थे और उनके माइंड की स्टेट इमेच्योर थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मैन ईटर टाइग्रेस गांव के पास नहीं आई थी। अगर आई होती तो बहुत ही दर्दनाक मौत हुई होती जिम कॉर्बेट की। अब कॉर्बेट ने रात गुजारी, टाइग्रेस नहीं आई, लेकिन जो गांव वाले बात कर रहे थे और जिसको कि कॉर्बेट ने सुना, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो गलती उन्होंने रात को की थी वो भयानक गलती थी और उनकी किस्मत अच्छी थी कि टाइग्रेस आई नहीं थी। और जैसा कि पीटर ने कॉर्बेट की बुक में पढ़ा या उन्होंने गांव वालों से बात करके स्टडी की, जिम कॉर्बेट ने ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई। और कॉर्बेट ने एक बार कहा भी था कि उन दिनों मैं यंग था, अनुभवहीन था, इसलिए मैंने ऐसी गलती की थी। और पीटर बोलते हैं ये कॉर्बेट का भाग्य था कि वो जवान इंसान जो कि जवानी में गलतियां करता है, उस गलती को कॉर्बेट ने किया और टाइग्रेस नहीं आई, इसलिए बच पाए। अब जिस महिला को मैन ईटर ने मारा था वो अपने पशुओं के लिए ताजा चारा लेने गई थी और रवीन के पास एक पेड़ से पत्ते गिरा रही थी। गांव से आधा मील की दूरी पर वो मेंबर थी 20 औरतों की पार्टी का, जो सारी की सारी चारा लेने गई थी। अब क्योंकि ये औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी, तो टाइग्रेस जहां पर बैठी थी वहां से अलर्ट हो गई, पास में आई और उसने इन लोगों को स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने इस औरत को अपना निशाना बना लिया। अब टाइग्रेस इस औरत को ही देख रही थी। जब इस औरत ने अपने पत्ते जमा कर लिए और इसने डिसाइड किया कि अब मैं उतरती हूं अपने पेड़ से, इधर से उसने उतरना शुरू किया, इधर से टाइग्रेस ने आगे बढ़ना शुरू किया। अभी वो औरत पेड़ से पूरी उतरी भी नहीं थी। टाइग्रेस पहुंच गई और उसकी एंकल से उसे पकड़ लिया। अब वो औरत वापस पेड़ पर ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन टाइग्रेस उसे पकड़ चुकी थी। टाइग्रेस उसे खींच लिया और बाकी की 19 औरतें चश्मदीद थीं इस घटना की। उन्होंने देखा कि टाइग्रेस ने उसे नीचे गिराया, उसे गले से पकड़ा और लेकर बढ़ चली। अब उसने पहाड़ी नाले को कूदा और कूदकर बढ़ गई आगे। अब बाकी औरतों ने थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद नीचे उतरी, डर के मारे चिल्लाते हुए भागी अपने गांव की तरफ और गांव जाके आदमियों को बताया कि क्या क्या हुआ है। अब आदमियों को लगा कि शायद वो उस औरत को बचा लेंगे। वो तेजी से चल पड़े, हाथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए। लेकिन जो साथ के लोग थे उसमें केवल एक ही आदमी था जिसके पास थी भरमार बंदूक। अब इसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ वो हास्यास्पद है। जब आदमी ढोल नगाड़े बजाते हुए और एक बंदूकधारी टाइग्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टाइग्रेस वहीं पर थी, एक झाड़ी के पीछे, अपने शिकार यानी उस औरत को खा रही थी। जब उसने आवाजें सुनी तो उसने एक सीरीज में ग्रॉल करना शुरू किया, एक के बाद एक ग्रॉल। और जैसे ही वो गुर्राने की आवाज सुनी, सारे आदमी गिरते पड़ते भागे गांव की तरफ। अब जब ये गांव पहुंचे, फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि दूसरा अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला अटेम्प्ट इनका कॉमेडी बन गया था, तो दूसरा अटेम्प्ट भी कुछ कम नहीं था। अब जब ये लोग दोबारा आए, फिर से शोर किया, टाइग्रेस ने भी वही किया जो उसने पहले किया था, जोर की गुर्राहट। तो इस बार जिस आदमी के पास बंदूक थी उसने हिम्मत दिखाई और हवाई फायर कर दिया। वो फायर सुन के टाइग्रेस तेजी से बाहर निकली, जोर से गुर्राई। इस बार सारे लोग भागे, लेकिन डबल स्पीड के साथ। अब जब सारे लोग वापस पहुंच गए और जिम कॉर्बेट वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि उसने हवाई फायर क्यों किया, क्यों नहीं उस झाड़ी की तरफ फायर कर दिया, जब उसे मालूम था
कि टाइग्रेस वहां से गुर्रा रही है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि वो टाइगर बहुत गुस्से में थी, अभी तो उसने गुर्रा के हमें छोड़ दिया, अगर मैंने गोली उस तरफ चला दी होती तो फिर वो हमें नहीं छोड़ती। जनरली टाइगर पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं। अगर कोई इंसान पेड़ पर 15 फीट की ऊंचाई पर है तो अपने आप को सेफ फील कर सकता है, लेकिन टाइगर अगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाए तो 12-13 फीट की ऊंचाई पर अगर कोई आदमी पेड़ पर बैठा है तो टाइगर उसे खींच सकता है। अब पीटर बताते हैं कि व्हाइट ग्रास प्लेन्स फार ईस्ट नेपाल में, जहां इन्होंने अपना ज्यादातर हंटिंग कैरियर बिताया था, वहां पर टाइगर जो क्लॉ मार्किंग करता है वो 12 फीट की ऊंचाई तक उसके पंजों के निशान मिलते हैं। और जनरली आप कहीं पर भी देखेंगे तो 10 से 12 फीट की हाइट तक टाइगर के पंजों के निशान आपको मिल जाएंगे। लेकिन टाइगर इससे ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ सकता है अगर जरूरत पड़े। 1998-99 की बात है, वेस्ट ग्रास प्लेन्स में एक टाइगर एक लेपर्ड का पीछा कर रहा था। पीटर एक कैंप में बैठे थे, अपने क्लाइंट्स का इंतजार कर रहे थे, इन्हें जाना था एक फोटो सफारी पर। तभी एक स्काउट आया और बोला, पोचर्स ने एक लेपर्ड का शिकार कर लिया है और लेपर्ड जमीन पर पड़ा है। पीटर ने एक जीप उठाई और चल पड़े उस तरफ जहां खबर मिली थी कि लेपर्ड पड़ा हुआ है। इन्होंने देखा बड़े साइज का लेपर्ड था, उसका मुंह खुला था और वो मरा पड़ा हुआ था, और उसके शरीर में जो एकमात्र घाव का निशान था, उसकी खोपड़ी पर था एक छेद जो लग रहा था किसी राइफल की बुलेट का निशान है। तभी वहां पर एक और जीप आई और उसमें उस इलाके का वार्डन आया। सारे लोगों को ऊंची आवाज में ऑर्डर दे रहा था, लेकिन उसने पीटर और उनके साथी को इग्नोर कर दिया। जब लेपर्ड पर चोट का निशान देखा तो बोला, हाँ, इसे पोचर ने ही मारा है। फिर गाड़ी की तरफ घूमा और चला गया। थोड़ी देर में उसने आदमी भेजे उस लेपर्ड की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट लिखी कि एक लेपर्ड को पोचर्स ने मार दिया है और वो पूरी कोशिश करेगा कि अपराधी पकड़ लिए जाए। अब जब वो वार्डन चला गया तो उन्होंने स्काउट से बोला कि तुम जीप में बैठ जाओ। फिर ये उस घटनास्थल पर दोबारा गए, आसपास की जमीन का निरीक्षण करने के लिए। अब जब ये लेपर्ड की जमीन का निरीक्षण कर रहे थे तो इनके दिमाग में चल रहे थे कॉर्बेट। जिस तरह से चंपावत मैन ईटर के लिए जो पाली गांव में उस औरत को पेड़ से खींच के टाइगर ने मारा था, वहां पर कॉर्बेट जो एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, पेड़ पे एक एक खरोच का निशान, एक एक टहनी, एक एक खून का धब्बा, एक एक पैर का निशान, कुछ भी कॉर्बेट ने छोड़ा नहीं होगा। वही कोशिश कर रहे थे पीटर इस मरे हुए लेपर्ड के केस में। अब जब पीटर ने सारा एरिया एग्जामिन कर लिया तो इनके मन में स्टोरी क्लियर हो गई। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पोचर शामिल नहीं था। हुआ यह था कि लेपर्ड एक डियर को स्टॉक कर रहा था, साल के पेड़ पर बैठकर। सुबह उसने डिसाइड किया कि नीचे उतरा जाए। जब वो नीचे उतरा, उसका सामना हो गया एक बड़ी टाइग्रेस से जो अपने शिकार पर स्टॉक कर रही थी। अब टाइगर्स और लेपर्ड्स हाईली टेरिटोरियल होते हैं, यानी अपने सीमा क्षेत्र में किसी भी बड़ी बिल्ली, बिग कैट को बर्दाश्त नहीं करते। और जब टाइग्रेस ने लेपर्ड को देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दोस्तों, यहां पर मैं क्लैरिफाई कर दूं क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं। टाइगर को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन लेपर्ड को क्यों नहीं बर्दाश्त करता? क्योंकि दोनों का शिकार ऑलमोस्ट कॉमन होता है। तो टाइगर को यह लगता है कि अगर ये लेपर्ड यहां पर रहेगा तो मेरा शिकार कम कर देगा। अब इस केस में टाइग्रेस ने लेपर्ड पर हमला कर दिया और लेपर्ड ने जैसे ही टाइग्रेस को देखा था, अलर्ट हो गया था। वो तेजी के साथ जंगल की तरफ भागा। अब भागते भागते लेपर्ड ने मुड़ के देखा होगा टाइग्रेस की तरफ और देखा होगा कि वो काफी नजदीक आ चुकी है। तो लेपर्ड ने सोचा होगा मैदान छोड़ा जाए और पेड़ पर चढ़ा जाए। अब जब खतरा आता है तो मिस्टर धब्बेदार यानी कि लेपर्ड एक पेड़ पर गिलहरी की तरह चढ़ सकता है। और इस केस में वही हुआ, क्योंकि जिस तरह से पेड़ों पर निशान मिले उससे पीटर ने अंदाजा लगा लिया था।
अब पहली ही छलांग में लेपर्ड ने 10 फीट की ऊंचाई तय कर ली और फिर उसके बाद उसने अपने पिछले पैरों से जोर लगाया ताकि अगले 6 फीट और उछल जाए। इसके पहले की उछल पाता टाइग्रेस, जो कि तेजी से दौड़ती हुई आई थी, पेड़ पर चढ़ रही थी, उसने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और दोनों ही बड़ी बिल्लियां नीचे गिर पड़ी। दोस्तों, सेम केस अभी रणथंभौर या पन्ना नेशनल पार्क में हुआ था, शायद रणथंभौर में, जहां टाइग्रेस दौड़ी और लेपर्ड के पीछे पीछे 15-20 फीट तक पेड़ पर चढ़ गई थी। लेकिन वो एमेच्योर क्लाइंबिंग होती है। अगर लेपर्ड चढ़ता है तो वो फेस ऊपर करके चढ़ता है और उतरता भी फेस नीचे करके है। लेकिन जब टाइगर चढ़ता है, चढ़ तो जाता है झोंक में, उसे उतरना नहीं आता, फिर वो रिवर्स गियर में ही उतरता है और थोड़ा सा जंप करके नीचे कूदता है। अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो टाइगर धड़ाम से पीठ के दम पे गिरता है। लेपर्ड का अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो हवा में ही कलाबाजी खा के पैरों की दम पे लैंड करता है। तो दोनों, टाइग्रेस और लेपर्ड, नीचे आके गिर गए। अब जो पंजों के निशान मिले जब टाइग्रेस ने उसको खींचा था, ये कहानी उन निशान ने बयान की थी। जैसे ही नीचे गिरे, लेपर्ड ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइग्रेस के सामने कहां टिकता। टाइग्रेस ने अपना कैनाइन दांत उसकी खोपड़ी में गड़ा दिया, जिसको कि दूसरे लोगों ने बुलेट का मार्क समझा था। लेपर्ड वहीं मर गया। तो इस तरह की जानकारी मिल जाती है घटना स्थल का एग्जामिनेशन करने पर। इसी तरह से कॉर्बेट जब उस पेड़ के नीचे एग्जामिन कर रहे थे, उन्हें आइडिया लग गया था। अब वो ये देखना चाह रहे थे कि वो टाइग्रेस कहां पर है। अब उस रात जिम कॉर्बेट एक मकान में रुके जो गांव के मुखिया ने प्रोवाइड कराया था, लेकिन उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया और उसमें कांटे लगा दिए बहुत सारे। अब पाली गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। वो गांव से बाहर जाते ही नहीं थे, ना तो खेतों में, ना ही फ्रेश होने के लिए। जिम कॉर्बेट ने बोला कि वो गन लेके गार्ड करेंगे, आप लोग चलो खेतों पर। जिम कॉर्बेट उन्हें घुराल के शिकार पर भी ले गए, एक छोटी सी माउंटेन गोट, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखी भी होगी, भालू घाटी ड्राइव पर। 3 या 4 माउंटेन गोट यानी कि घुराल थे। कॉर्बेट ने एक घुराल मार दिया अपनी मार्टिनी राइफल से। जब वो घुराल लुढ़क रहा था तो साथ वाले डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कॉर्बेट ने निशाना लेकर उन बाकी घोराल्स को भी मार दिया। अब गांव वाले बड़े खुश थे घोराल का मीट पाकर, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश थे कि एक शिकारी उनके पास ऐसा है जिसका निशाना अचूक है। तो अगर वो वादा करता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। अब कॉर्बेट ने 2 आदमी सेलेक्ट किए साथ जाने के लिए, और वो आदमी खुशी खुशी चल पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम था साहब का निशाना तगड़ा है। थोड़ी देर में उन्हें उस औरत के रिमेन्स मिल गए। जैसा कि कॉर्बेट बोलते हैं कि मैन ईटर सिर और हड्डियों को नहीं खाता है, हाथ भी नहीं खाता है, बाकी का पूरा शरीर मैन ईटर खा जाता है। और इस केस में थोड़े बहुत कपड़े, कुछ हड्डियां मिली थी, और जो भी मिला था इन्होंने समेट लिया क्रिमेशन के लिए। अब उस शाम को कॉर्बेट फिर से गांव में घूमने के लिए निकले, जायजा लेने के लिए। तो उन्हें एक औरत मिली जिसका सामना हो चुका था मैन ईटर से, और डर के मारे उसकी आवाज चली गई थी। उस दिन के बाद से उसने ना तो किसी गांव के आदमी से बोला था, ना ही अपने बच्चों से बोला था एक भी शब्द। वो औरत अपनी बहन के साथ घास काट रही थी, तभी अचानक से आ गई मैन ईटर। अब वो मैन ईटर उस औरत की बहन को लेकर भागी। इस औरत ने बहुत ही बहादुरी दिखाई। ये अपनी दराती लेकर टाइग्रेस के पीछे भागी। पहले तो टाइग्रेस ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसने देखा कि ये औरत मान ही नहीं रही है, तो उसने उसकी बहन को नीचे रखा और इसकी तरफ चल पड़ी। जैसे इस औरत ने टाइग्रेस को अपनी तरफ आते देखा, इसकी बहादुरी निकल गई। ये उल्टे पांव भागी और सीधे गांव में ही आके रुकी। फौरन एक रेस्क्यू पार्टी भेजी गई गांव से टाइग्रेस की सर्च में, लेकिन टाइग्रेस आगे निकल चुकी थी, गांव वालों को नहीं मिली और गांव वाले वापस आ गए। उसके बाद इन लोगों ने नोटिस किया कि ये औरत बोल नहीं पा रही है। शुरू में लगा कि इस औरत को सदमा लग गया है, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है। अब वो औरत
बोलने में सक्षम नहीं है। कॉर्बेट ने 3 दिन उस टाइग्रेस को सर्च करने में बिताए उसी इलाके में, लेकिन जब कोई साइन नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसी दूसरे इलाके में सर्च करना होगा। अब जब उनको खबर मिली कि टाइग्रेस कहीं और मूव कर सकती है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे गांव की तरफ जाएंगे। हालांकि पाली गांव वाले चाहते थे कि वो वहीं रहें। उन्होंने वादा किया जैसे ही टाइग्रेस की कोई खबर आएगी कॉर्बेट फौरन आ जाएंगे, और कॉर्बेट अपनी टीम के साथ बढ़ चले दूना घाट की तरफ। रास्ते में कॉर्बेट ने अपनी टीम के साथ खाना बनाया। उसके बाद वो पहुंच गए और मुलाकात की तहसीलदार और टैक्स कलेक्टर से, और अपना इंट्रोडक्शन और अपना परिचय पत्र दिया। तहसीलदार उन्हें लेके गए चंपावत डाक बंगलो में, और कॉर्बेट ने बना लिया उस बंगलो को अपना हेडक्वार्टर्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।